गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो चैप्टर डिस्कस करने चल रहे हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड डॉपलर इफेक्ट। अगर आप MSCT की तैयारी कर रहे हैं और आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर इन डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के फ्रॉम 2007 से लगा करके 2019 तक इन डिटेल सोल्यूशन आपको एक एक चैप्टर का दिया हुआ है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। सो स्टार्ट करते हैं 2007 प्रॉब्लम। इफ़ अ सोर्स इमिटिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी f मूव्स टूवर्ड्स एन ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी ऑफ v/4 and the observer moves away from the source with velocity of v/6. The apparent frequency heard by the observer will be if the velocity of the sound is v. तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आपको पता है डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। एक सोर्स है, ये सोर्स है। सोर्स क्या है कि सोर्स की वेलोसिटी जो है v/4 है, दिस इज v/4, और ये ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक, ऑब्जर्वर की तरफ, यहां पे सपोज ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर भी सोर्स से दूर जा रहा है, कितने? v/6 से। तो हमें पता है कि जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होती f डैश, वो होती है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी v प्लस माइनस vo अपान v माइनस प्लस vs। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है। ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, मतलब अगर सोर्स यहाँ पे स्टेशनरी मान लें तो ऑब्जर्वर दूर जाएगा तो उसको कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो ये वाला हम माइनस लेंगे ऊपर में। और अगर सोर्स ऑब्जर्वर के पास जाएगा तो ऑब्जर्वर को तेज फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तेज आवाज़ सुनाई देगी, तो इस वजह से यहाँ वाला माइनस लेंगे। अब आपको जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश है, एफ इंटू वी माइनस वी ओ, ऑब्जर्वर वेलोसिटी इज गिवन दैट इज v/6 अपान v माइनस v/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? f इंटू 6v माइनस v डेट इज 5v/6 डिवाइडेड बाई 4v माइनस v डेट इज 3v डिवाइडेड बाई 4। तो 5 4 जा 20, यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे एक तो v कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 यहाँ पे 18 हो जाएगा। ऑलराइट, तो 20/18, या इसको लिखा जा सकता है 10/9f, तो उसे कैंसिल कर देंगे 10/9f। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? 10/9f एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई 10/9। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑलराइट, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर सेकंड से बात करते हैं, जो कि 2007 के ही प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम लिख लें जो MSCT में आए हुए हैं 2007 से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट is performed in water, the fringe width will decreases, fringe width will increases, remains unchanged or no change. Alright, so fringe width के बारे में बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। आपको पता है कि यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये होता है S1, ये होता है S2, स्लिट डिस्टेंस दैट इज टू बी D, and this is the screen distance between screen and slit that is to be capital D। तो यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ होती है that is lambda capital D by D। ऑलराइट, सो यहाँ पे मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पे मैक्सिमा रहा होगा, यहाँ पे भी वो जो है मैक्सिमा बन रहा है। तो यहाँ पे जो दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है
उससे ये फार्मूला डिराइव होता है कि ये इस पॉइंट को सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा इस तरीके से, फिर ये फर्स्ट मिनिमा, तो ये फर्स्ट मिनिमा, then फर्स्ट मैक्सिमा. So distance between maxima and maxima is nothing but fringe width, and lambda directly inversely proportional to 1 upon आपके पास मीडियम जो चेंज कर रहे हैं that is to be water. So beta directly proportional to lambda and inversely proportional to mu. Refractive index of water is greater than the refractive index of ये पूरा सेटअप कहाँ पर रखा है, एयर में अभी, लेकिन जब हम वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से. डैट इज वाई अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो बीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब फ्रिंज विड्थ इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस. सो करेक्ट ऑप्शन इज फ्रिंज विड्थ will be decreases. Option A is correct. 2007 MSCT. So question number 3. राइट डाउन भी करते जाएं. आपके लिए अभी ये अच्छा टाइम है, अभी एग्ज़ाम लगभग ये मान के चलें कि 1 महीने के आसपास बचा हुआ है. आप अच्छे से प्रिपरेशन करें. सारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड हैं प्रीवियस ईयर MSCT, तो आप जा कर के वो सारे वीडियो वॉच करें. जहाँ पे भी दिक्कत आए ज़रूर बताएं. क्वेश्चन नंबर 3. इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज इंक्रीज 10 times, वेयर एज देयर डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन इज हाफ, देन व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ. तो आपके पास फ्रिंज विड्थ के बारे में आपने पढ़ा अभी, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d. ऑलराइट, तो यहाँ पे कह रहा है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज इंक्रीज 10 times. मतलब कि अगर D1 D था, स्मॉल D था, ऑलराइट, सो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज इंक्रीज 10 times, मतलब जो D2 हो गया वो 10D हो गया, और फिर वेयर एज देयर डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन इज हाफ, मतलब जो कैपिटल D2 है वो क्या हो गया, हाफ हो गया, D/2. सो व्हाट विल बी द चेंज इन द फ्रिंज विड्थ. ऑलराइट, सो β2, दिस इज β1. सो β2 would be lambda, there is no change of wavelength, light is same, lambda capital D nothing but D/2 divided by small d means 10D. Alright, so we have the value of lambda capital D by 20 of D. So this is nothing but β2, and lambda capital D by small d nothing but β1. So it becomes β2 is equal to β1 by 20. It means it becomes 1 by 20th of the initial. So correct answer would be option number C. So stay tuned with Do Fly JEE NEET 2008 MSCT. बात करते हैं वेब ऑप्टिक्स. सो इन क्वेश्चन नंबर 4 2008, an observer moves towards a stationary source of sound with a velocity of 1/5 of the sound with the velocity of sound. What is the percentage increase in the apparent frequency? कह रहे हैं एन ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स. तो पहले बना लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास सोर्स है. एन ऑब्जर्वर इज मूव्स टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स. स्टेशनरी सोर्स मतलब Vs की वैल्यू 0 है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज 0, एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर Vo इज मूविंग टूवर्ड्स अ सोर्स with velocity of 1/5 of velocity of sound means V/5. तो इसको जब ये पास मूव करेगा then the apparent frequency is increasing. So F dash is nothing but F V plus VO. VO means V/5. V/5 upon Vs means V only. Vs means Vs is going to be 0.
v minus vs, v plus minus vs, but vs is going to be 0 because it is stated that the velocity of source is velocity of source is going to be 0. All right, so 5s plus 6v by 5 into v, or f dash is nothing but 6 by 5f. This is apparent frequency f dash. So asking for percentage increase. अब आपको पता है परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कैसे निकालते हैं, फाइनल फ्रीक्वेंसी 6/5f माइनस इनिशियल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100. ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू कितना 5f 6f माइनस 5f, that is to be f upon 5f. So we are getting multiplied by 100, so we are getting the 20%. So our correct answer would be 20%. ऑलराइट, तो ये आसान सा एक प्रॉब्लम था जो कि और डॉपलर इफेक्ट में आता ही आता है, मतलब डॉपलर इफेक्ट में एक क्वेश्चन आता है, पीछे 2007 में भी देखा, 8 में भी देखा. ऑलराइट, सो डॉपलर इफेक्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वही, अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वी प्लस माइनस वी ओ अपान वी प्लस माइनस वी एस, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, आइदर सोर्स इज स्टेशनरी और ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, आप उसके बेसिस पे सारी चीज़ें कर सकते हैं. ऑलराइट, सो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5. The two periodic wave of intensity I1 and I2 passes through a region at the same time in the same direction. The sum of maximum and minimum intensity is. So आपको maximum I की वैल्यू अगर हम देखें तो हमें पता है अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2, ऑलराइट, प्लस ऐसे अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ I2 स्क्वायर plus 2 times of I1 I2 cos of delta. Alright, so for maxima, if we talk about the maxima, delta should be 2n pi. Alright, 2n pi, where n belongs to 1 2 3 and so on. So if we put cos n equal n becomes 0, cos 2 pi means 0. Alright, so if n is going to be 0, this delta is going to be 0. अगर आपके पास डेल्टा 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट आई मैक्स इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 होल स्क्वायर. ऑलराइट, सो दिस इज आई मैक्स. सिमिलरली अगर आप आई मिनिमम की बात करें हैं तो डेल्टा की वैल्यू क्या होना चाहिए, 2n माइनस 1 इंटू पाई, वेयर n बिलोंग्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन. अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे पाई आएगी, यहाँ पे 2n, n की वैल्यू 1, सो 2 माइनस 1 1 पाई, कॉस पाई मीन्स माइनस 1. So we are getting the I minimum value, that is to be under root of I1 minus under root of I2 whole square. But in the question asking for the sum of maximum and minimum intensity is, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 इसका स्क्वायर करेंगे तो I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2. ऑलराइट, और यहाँ पे भी प्लस I1 I2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2. तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2. हमारे पास ये आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, समझ में आ गया बच्चों. तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है. MSCT में मतलब आपको बस बेसिक फार्मूले आने चाहिए, थोड़ी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस आसान होते हैं, टफ कोई सा भी क्वेश्चंस नहीं होते. ऐसा नहीं कि जेई लेवल का एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता नहीं. हाँ, मेंस जरूर टच करता है, वो भी सिर्फ टच करता है. जैसे मेंस पूछा जाता है वैसे एग्जैक्टली पैटर्न नहीं होता,
उससे थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड पैटर्न होता है ज़रूर इसमें। सो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से बात करते हैं 2008। सो इन क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंस ऑन अ पोलराइजिंग शीट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड इज। तो आपके पास आई नॉट अगर कोई मान लेते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट है, लाइट, तो यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट को पहले पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए तो हमारे पास इसकी सपोज इंटेंसिटी आई नॉट है, यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट है, ये पोलराइज्ड हो गई है। अगर पोलराइज्ड लाइट है तो आपको पता है कि आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये अनपोलराइज्ड जो पोलराइज्ड लाइट हमने कन्वर्ट किया है, इसमें इसका जो थीटा की वैल्यू है, इसकी जो परपेंडिकुलर इसके वेक्टर्स हैं, जो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू अगर 60 हो जाए, कॉस 60 मीन्स इसकी जो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती, 1/2 होती है। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है कि तो इसकी एवरेज वैल्यू की बात करें, कॉस स्क्वायर थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती 1/2 फ्रॉम 0 to 2 पाई रीजन में। 0 to 2 पाई रीजन में अगर हम देखें तो ये वैल्यू कितनी होती, 1/2। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1/2। तो आपके पास वैल्यू क्या हो गई, आई नॉट बाई टू। आई नॉट बाई टू क्या हुई, वो पास ऑन हो गई, और जो नहीं ट्रांसफ़र हो पाई, जो नहीं ट्रांसमिटेड हो पाई, वो बची रिमेनिंग वैल्यू हुई। तो वैल्यू कितना हुई, आई नॉट बाई टू। सो आई नॉट बाई टू इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, so stay tuned with EduFly JEE NEET 2009 MSCT. So in question number 7 2019, if a fringe width is 0.4 mm, the distance between fifth bright fringe, याद रखिएगा कहाँ पे पूछ रहा है, fifth bright fringe and third dark band on the same side is। तो आपको पहले fifth bright fringe की पोजीशन निकालनी पड़ेगी। फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज मीन्स एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। एन की वैल्यू 5, तो 5 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सो दिस इज द फॉर ब्राइट फ्रिंज, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है। अगर हम बात करें थर्ड डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क फ्रिंज की बात करें तो थर्ड डार्क फ्रिंज में क्या होगा, 2n-1 लैम्डा बाई लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो एन की वैल्यू अगर 3 रखें, 3 2 जा 6, 6 - 1 दैट इज टू बी 5, 2n-1/2, 5/2 मीन्स 2.5, 2.5 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ऑलराइट, सो यहाँ पे फिफ्थ ब्राइट हो गया, थर्ड, इनके बीच की दूरी अगर हम देखें तो वैल्यू कितना, 5 लैम्डा बाई डी माइनस 2.5 लैम्डा बाई डी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.5 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब आपको एक चीज़ पता होगी, जो फ्रिंज विड्थ होती है बीटा जिसको बोलते हैं, बीटा बराबर बच्चों होती है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें यह बीटा दिया है एक तरीके से, तो इसका मतलब 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 mm। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 mm। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 mm इज द करेक्ट आंसर। अब आपको थर्ड ब्राइट पूछ सकता है, या फिर जैसे एक साइड में ये पूछा कि थर्ड फिफ्थ ब्राइट और थर्ड ब्राइट के बीच की दूरी जो है, वैसे आपको कोई सा भी ब्राइट कोई सा भी डार्क पूछ सकता है, सेम साइड भी पूछ सकता है, अपोजिट साइड भी पूछ सकता है। तो उसके लिए बस बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता है कि ब्राइट वाला ये एन लैम्डा बाई स्मॉल डी होता है, और डार्क फ्रिंज के लिए 2n-1/2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये पोजीशन बस याद रखनी पड़ेगी, बाकी कुछ भी पूछे आप उसको हैंडल कर ले जाएंगे। ऑलराइट, सो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आसान सा क्वेश्चंस आए हैं, बीच में वीडियो नहीं डाल पा रहा था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ऑलराइट,
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंस एट अ पोलराइजिंग एंगल दिया है सच दैट इट्स डेविएशन इज 24 डिग्री, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। तो आपको पोलराइजेशन के बारे में क्या पता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई लाइट इंसिडेंस होती है, तो अगर आईपी से इंसिडेंस होती है तो यहाँ पे अगर इधर से डेंसर जाती है तो मुझे पता है कि इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये आपके पास आर होता है, मतलब आईपी को लिखा जा सकता है और ये आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। तो आईपी बराबर आर प्लस डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू दिया है इसमें कि जो डेविएशन है वो 24 डिग्री है, मतलब आईपी इज इक्वल टू आर प्लस 24। ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगर पोलराइजिंग एंगल की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आईपी प्लस आर की वैल्यू किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो हम एक बात लिख सकते हैं यहाँ से, हमें आईपी पूछ रहा है, इंसिडेंस एंगल पूछ रहा है, तो 90 माइनस यहाँ पे आर को रिप्लेस करेंगे, आर बराबर क्या लिख देंगे, आईपी माइनस 90। आर की जगह क्या लिख देंगे, आईपी इज इक्वल टू आईपी माइनस 90। ऑलराइट, तो आपके पास आर को रिप्लेस करना है, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। ऑलराइट, एवरीथिंग इज ओके। आईपी प्लस आर इक्वल टू 90 फॉर दिस इज पोलराइजेशन। राइट, तो यहाँ पे आईपी प्लस आर इक्वल टू 90 आईपी, और यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिला है आईपी इज इक्वल टू आर प्लस 24। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको आर को रिप्लेस करेंगे, आर को इधर ले आएंगे, आईपी माइनस आर, आईपी प्लस आर इक्वल टू 90 है, तो आर को अगर रिप्लेस करें तो आईपी प्लस आर के जगह पे आईपी माइनस 24 इज इक्वल टू 90। ऑलराइट, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस है उधर जाएगा तो प्लस 2 90 प्लस 24। यस, ऑलराइट, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 2 11 114। 2 इज इक्वल टू 114, या आईपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 114/2, इसका मतलब 57 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 57। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यस, ऑलराइट। सो मेरे प्यारे बच्चों, इस सेक्शन को 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। 2010 टू 2019 कंप्लीट जो है वेब ऑप्टिक्स जो ये कवर करेंगे कल वाले सेशन में। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जहाँ पे भी अगर दिक्कत हो रही है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो जा कर के एक एक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, MSCT चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट डिस्कशन मिलेगा। लेकिन अगर फिर भी कहीं डाउट हो तो ज़रूर बताएं। ऑलराइट, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, डाउट भी पूछ सकते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, चूँकि एग्ज़ाम पास में है। लग करके कम से कम 10 घंटे की स्टडी ज़रूरी है अभी, ठीक है। प्रैक्टिस ज़्यादा करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये 2-3 बातें याद रखें, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कल के लिए इंतज़ार करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।